गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आप लोग को आज एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि जो क्लास हम शाम के 6 बजे से हम लोग जो करते थे, वो आज से यह क्लास 5 बजे में आप लोग को बीच यह वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि समय के देखते हुए आप लोग का एक घंटा जो क्लास जो था वह पीछे कर दिया गया है। और यह 5 बजे जो अब प्रतिदिन आप लोग को यह सेशन स्टार्ट होगा। और इसके साथ साथ अब आप लोग के बीच प्रतिदिन फिजिक्स का भी अब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। हो सकता है तो अब आप लोग के बीच अब मॉर्निंग में भी एक क्लास किया जाएगा। जो मॉर्निंग में क्लास होगा वह लगभग 11 बजे से किया जाएगा। जो फिजिक्स का क्लास कंटिन्यू सिर्फ फिजिक्स ही फिजिक्स होगा। और उसके साथ साथ अभी जो चल रहा है केमिस्ट्री और बायो वो कंटिन्यू शाम को 5 बजे से आप लोग का बीच इस वीडियो को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम जो पढ़ा रहे थे मुख्य रूप से वो बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट था। और यह जो हम पढ़ा रहे थे वह एनसीईआरटी के बुक पे आधारित था। और हम एनसीईआरटी के संपूर्ण एनसीईआरटी के निचोड़ आपको बीच रख कर और उसमें जो भी क्वेश्चन निकला हुआ था, हम सभी क्वेश्चन को बारीकी बारीकी से उसको अच्छी तरह से आप लोग के बीच रखा गया था, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज हमारे हमारे आसपास के पदार्थ जो है वह एनसीईआरटी 9th का यह चैप्टर था। और वह 9th का जो चैप्टर था वह मतलब चैप्टर नंबर 1 का था। तो जैसे आज इस चैप्टर को लगभग में आज पूरा समापन किया जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और कुछ दिन में आप लोग को बीच जो हम इकोलॉजी जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे वह जस्ट खत्म हो जाएगा। कुछ ही दिनों में वो भी लगभग 5 7 10 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो सोच रहे हैं कि सबसे पहले जीनेटिक्स स्टार्ट किया जाए, ताकि जीनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है कि वह लगभग उसमें बहुत सारे क्लास करना पड़ेगा। और वह जीनेटिक्स जो वह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि उसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए, सेशन को बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि आज जो हम बुक आंसर लेके आए हैं वह मुख्य रूप से एनसीईआरटी पे आधारित है। और यह चैप्टर आज इंड किया जाएगा। तो जैसे में यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि पुष्टि हेतु कारण, मतलब कोई भी मतलब लगभग निम्नलिखित में से 4 5 क्वेश्चन का जो है वह आंसर देना है। जैसे कि क्वेश्चन जो है वह जल कमरे के ताप पर, मतलब जल जो है वह कमरे के द्रव कैसे है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डालते हैं और देखते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन यह बुक में आप लोग को आवश्यक मिल जाएगा। यह क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि पुष्टि हेतु कारण दे, मतलब कोई भी चीज का पुष्टि, मतलब पुष्टि अर्थात पूछताछ। हम अपना भाषा में बताते हैं, पुष्टि का मतलब होता है अर्थात पूछताछ। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर का पूछताछ जो होते हैं वह क्वेश्चन के हिसाब से पूछताछ करेंगे और उसका जो सॉल्यूशन जो होता है वो मुख्य रूप से अपने भाषा में देंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि पुष्टि हेतु कारण दे, जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जल जो होते हैं वह कमरे के ताप कमरे के ताप पर द्रव है। कमरे के ताप पर क्या है? द्रव है। यानी कि यह जो है वह जल जो है वह किस प्रकार कमरे के ताप पर द्रव है। तो चलिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे में अब हम लोग जल के बारे में देखते हैं, क्योंकि जल जो है, यानी कि जल क्या है, तो जल का हिमांक जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। वह क्वथनांक इसका जो क्वथनांक जो है वह मुख्य रूप से
ताप इन ताप इन ताप इन तापमानों के बीच बीच ही बीच तापमान यानी कि बीच ही रहता है, बीच ही रहता है। अतः यह द्रव है। अतः यह क्या है? मुख्य रूप से द्रव है। जैसे कि अब हम लोग यानी कि जल कमरे के ताप पर किस प्रकार से द्रव करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अर्थात जो क्वथनांक जो है, जो क्वथनांक का मतलब होता है को जो हम लोग जिस चीज को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वह उबलने लगता है, मतलब वो बाहर आने लगता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। अभी हम लोग पूरे अपने भाषा में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो क्वथनांक जो होते हैं यानी कि क्वथनांक के ताप इन तापमानों के बीच रहता है, मतलब क्वथनांक जो होते हैं वो इन तापमानों के बीच रहता है। अतः यह क्या है? एक प्रकार से द्रव है, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी कि लोहे की अलमारी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर होता है। मतलब लोहे जो होते हैं वह कमरे के ताप पर होता है। कैसे होता है इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि लोहे लोहे की लोहे की अलमारी लोहे की अलमारी का गलनांक, लोहे की अलमारी का गलनांक ताप से बहुत अधिक होता है। यानी कि लोहे जो है वह अलमारी के ताप पर मुख्य रूप से क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो बहुत अधिक होते हैं, ठीक ना। तो बहुत अधिक होता है तथा यह दृढ़ होते हैं, अतः यह कमरे के ताप पर ठोस ही रहते हैं, मतलब क्या होते हैं? यह दृढ़ होते हैं, अतः यह कमरे के ताप पर मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो यह मुख्य रूप से कमरे के ताप पर ठोस रहते हैं। क्या रहते हैं? ठोस रहते हैं। क्योंकि वैसे ही तो लोहा क्या होते हैं? ठोस पदार्थ है। लोहे क्या है? ठोस पदार्थ है। जब उसको हम लोग द्रव में बदलने के लिए क्या करते हैं? लोहे को जब हम लोग द्रव में बदलने के लिए उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तब वह द्रव अवस्था में आ जाएगा। फिर द्रव से उसको गैसे में बदला भी जा सकता है, क्योंकि जब उसको पानी मारेंगे तो वाष्पीकरण के द्वारा उसमें से जो कण जो होते हैं क्या होते हैं? वायुमंडल में चले जाएगा और फिर उसको ठोस में बदला जा सकता है, ये ठीक ना। तो वही जैसे प्रोसेस है। तो यानी कि यह दृढ़ होते हैं, अतः यह हमारे कमरे के ताप पर क्या होते हैं? ठोस रहते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका यानी कि पुष्टि के कारण करने के लिए बता रहा था। तो इसमें मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन डाला गया था। एक जल के कमरे के ताप पर मतलब क्या होता है, तो यह जल जो होते हैं वह हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसका क्वथनांक जो होते हैं वो अपने ताप पर जिस प्रकार से ताप कंट्रोल करता है उसी हिसाब से उसका बीच मतलब रहता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से 7th नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि 273 के पर यानी कि 273 केल्विन पर बर्फ जो होते हैं, बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को
इसी जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है राम राम प्रणाम नमस्कार। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जब 273 डिग्री जो केल्विन जो रहता है वह मुख्य रूप से क्या करते हैं, उसको ठंडा करने पर जल को जो होते हैं वह तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता मतलब किस प्रकार से होते हैं, ठीक ना। तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि शीतलता यानी कि कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब इसका चलिए हम लोग आंसर पे चलते हैं। जैसे कि इसका आंसर आ जाएगा कि ठीक ना, जैसे यहाँ पे 273 केल्विन पर यानी कि 273 या 0 डिग्री सेल्सियस पर अतः इस ताप पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है अतः परिवर्तन करती है, फिर ताप में वृद्धि करता है, किंतु इस ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि होती है। यानी कि जल केवल ताप में क्या होगा, वृद्धि है। यानी कि जल जो होते हैं केवल ताप में वृद्धि के होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, मुख्य रूप से वृद्धि होता है। चलिए वृद्धि होता है लिखते हैं, वृद्धि होता है, ठीक ना। क्या होते हैं, मुख्य रूप से वृद्धि होता है, ठीक ना। चलिए इसका हम लोग जैसे दूसरका रूप से परिभाषा देखते हैं। जैसे कि माना कि 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की अपेक्षा बर्फ के कणों की ऊर्जा कम होती है। यानी कि क्या होते हैं, 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जब जल के किसी कण की अपेक्षा बर्फ के कणों को जब ऊर्जा के कणों में कम होती है, कणों में क्या होती है, कम होती है, फलतः बर्फ जो होते हैं, बर्फ वातावरण से अधिक
वातावरण से अधिक उष्मा वातावरण से अधिक उष्मा अवशोषित 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 उष्मा अवशोषित कर सकती है उष्मा अवशोषित कर सकती है। यही यही कारण यही कारण है यही कारण है कि यही कारण है कि यही कारण है कि समान ताप पर होते होते हुए होते हुए समान ताप पर होते हुए भी बर्फ जो होते हैं बर्फ जल को अपेक्षा बर्फ जो होते हैं वह जल के अपेक्षा अधिक अधिक ठंडक ठंडक पहुंचाती है ठंडक पहुंचाती है। यानी कि क्या होते हैं, जब उष्मा जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से ठंडक पहुंचाती क्या होता है कि मुख्य रूप से ठंडक पहुंचाने का काम करता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जब 273 अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन का मतलब होता है अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक ना। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप के बर्फ के किसी माध्यम से मुक्त उष्मा लेती है, जब वो क्या करेगा तो उसका मुक्त जो रहेगा वो मुख्य रूप से उष्मा लेगा, ठीक ना। तो उस उष्मा लेती है तो उसमें परिवर्तन करती है कि ताप में जिस प्रकार वह वृद्धि होता है वह ताप के मतलब केवल जल में ही वृद्धि करते हैं, ठीक ना। अब जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस, तो जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की किसी कणों की अपेक्षा जब हम लोग कोई जल रहेगा उसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर जब हम डालेंगे तो मुख्य रूप से क्या आ जाएगा, वो बर्फ में बदल जाएगा अर्थात ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो क्या होता है, वह बर्फ में बदल जाता है। और जब बर्फ की कणों को मतलब ऊर्जा जो होते हैं वो कम होती है, बर्फ की कणों को जो ऊर्जा जिसको एनर्जी बोलते हैं वो क्या होते हैं, कम होती है। फलतः बर्फ वातावरण से अधिक उष्मा अवशोषित करती है। अब जो बर्फ जो होते हैं वह क्या करते हैं, मुख्य रूप से वातावरण से वो क्या करते हैं, उष्मा बहुत ज्यादा अवशोषित करते हैं। तो बर्फ जो होते हैं वह क्या करते हैं, उष्मा जो होते हैं बहुत कम अवशोषित करती है, जिसके कारण से क्या होते हैं करती है। यही कारण है कि समान ताप पर होते हुए भी बर्फ मतलब इसी कारण जो है कि समान ताप पर होते हुए भी बर्फ जो क्या होते हैं जल की अपेक्षा अधिक ठंडक होती है। मतलब इसका कारण यही हो सकता है कि जो जल जो होते हैं वह समान ताप पर होते हुए भी ठंडक इसलिए रहते हैं क्योंकि वह उसको जब 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ही उसको हम लोग क्या करेंगे डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, बर्फ की अवस्था में आ जाता है, ठीक ना। तो जैसे कि वह बर्फ की अवस्था में आ जाता है तो उसका क्या होता है, क्योंकि वह जो उसका वातावरण जो होते हैं, ठीक ना, तो उस वातावरण में जो उसके उष्मा जो रहते हैं वो अपने क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। वातावरण में जो उसका उसमें जो उष्मा जो रहते हैं वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, अपने ऊपर यानी कि अपने में अवशोषित कर लेती है। जब अपने में क्या करेंगे, अवशोषित कर लेती है, यही कारण जो होते हैं कि उसमें अधिक ठंडक पहुंचाती है। क्या होते हैं कि यही कारण जो है उसमें क्या होते हैं, मुख्य रूप से ठंडक पहुंचाती है, ठीक ना। तो आई होप मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए जैसे कि अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, चलिए सबसे पहले यहीं पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि जब यहाँ पे क्या करेंगे हम 273 केल्विन 273 केल्विन के हम लोग क्या करेंगे, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करेंगे रखेंगे तो क्या चीज में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। क्या चीज में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन जब वह वातावरण में वह रहता है
जब वह वातावरण में जब उसका जब अवशोषित करेगा उसमें से ऊष्मा जो निकलेगा तो उस वह फिर क्या चीज़ में बदल जाएगा, फिर वह कौन सा अवस्था में आ जाता है, फिर वह जल अवस्था में आ जाता है, ठीक ना। तो इसका यही प्रोसेस जो था कि जब बर्फ को ठंडक करने के लिए ताप जल के तापमान पर ठंडक करने पर शीतलता यानी कि किस प्रकार प्रभावित होता है, ठीक ना, या प्रभाव अधिक होता है, तो उसका मुख्य रूप से यही कारण था, ठीक ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वो मुख्य रूप से मानिए तो अब इस चैप्टर का 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो मुख्य रूप से अभी आज इंड ही हो जाएगा, ठीक ना। लगभग में 2-4 क्वेश्चन और बचा होगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है वह है उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता मतलब किसमें अधिक अधिक यानी कि महसूस होती है। यानी कि जो कोई भी चीज जल रहा, जैसे कि हम लोग पानी भी जब गर्म करते हैं तो वो पानी जो जलता है सबसे पहले उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलता है अर्थात ऊष्मा निकलता है। तो जब वह जलेगा तो उसका तीव्रता जो होते हैं वह अधिक अधिक क्या होते हैं, अधिक महसूस क्यों होती है कि आखिर इसका पानी क्यों जल गया, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो मुख्य रूप से इसका पानी जो होते हैं वह किस प्रकार से यानी कि क्या होते हैं, जल जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि हम लोग क्वेश्चन डालते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह जो है उबलते 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 हुए उबलते हुए जल अथवा अथवा भाप उबलते हुए जल अथवा भाप से में से जलने की जलने की तीव्रता जलने की तीव्रता किसमें किसमें अधिक किसमें अधिक महसूस महसूस होता है। हेलो हेलो, मुझे लगता है कि अब आप लोगों का यह वीडियो सुनाई देता होगा, ठीक है, क्योंकि यह वीडियो के साथ साथ आपका आवाज लग रहा है कि अब सुनाई देता होगा। हेलो हेलो हेलो। तो चलिए जैसे कि अब तो पता नहीं चला है कि आप लोग कमेंट भी नहीं दिए हैं कि कैसे है, और चलिए जैसे कि वह क्वेश्चन पिछले के समझ में आ गया होगा, अभी तक क्वेश्चन ही डाले हैं कि जब उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता यानी कि किसमें अधिक होती है। तो यह क्वेश्चन जो है, ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में से जलने की तीव्रता जो होते हैं, ठीक ना, वो अधिक जलने की तीव्रता जो होते हैं
वह अधिक महसूस अधिक महसूस होती है अधिक महसूस होती है अधिक महसूस होती है क्योंकि क्योंकि भाप जो होते हैं क्योंकि भाप में उपस्थित क्योंकि भाप में उपस्थित क्योंकि भाप में उपस्थित कणों क्योंकि भाप में उपस्थित कणों कणों में जल कणों में क्या होते हैं जल में उपस्थित कणों की तुलना में अधिक यानी कि क्या होते हैं इसकी कणों की तुलना में मतलब क्या होते हैं अधिक ऊर्जा अधिक ऊर्जा पाई जाती है अर्थात जो ऊर्जा पाई जाने वाली यह अतिरिक्त ऊर्जा गुप्त यानी कि गुप्त क्या होते हैं गुप्त उष्मा के रूप में क्या होती है जिस कारण क्या होते हैं वह ज्यादा उष्मा उत्पन्न करते हैं क्या करते हैं मुख्य रूप से उत्पन्न करते हैं परिणाम स्वरूप भाप से त्वचा पर ज्यादा जलन महसूस होती है। ठीक ना। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो यानी कि भाप में जो जलता है किसमें अधिक होता है। तो यहाँ देखिए उबलते हुए जल की अपेक्षा में से जलने की तीव्रता अधिक होती है। जब वो जो जल उबल रहा है अर्थात उबलता है, जिसको मतलब गांव देहात की भाषा में नहीं बोलते हैं कि यानी कि मुख्य रूप से कोई चीज जब गर्म हो जाता है, जैसे पानी ही गर्म हो जाता है तो उधियाने लगता है। क्या लगता है? उधियाने लगता है, ऊपर की ओर खौलने लगता है। ठीक ना। तो क्या होते हैं, तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि भाप में उपस्थित कणों जल में उपस्थित कणों की तुलना में अधिक हो जाती है। जो पानी में जो कण जो रहते हैं अर्थात जो भाप में जो कण जो रहते हैं उसमें क्या होते हैं, वह अधिक हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है, अधिक ऊर्जा पाई जाती है। और पाई जाने वाली ऊर्जा जो अधिक गुप्त उष्मा के रूप में होती है, जिस कारण से वे ज्यादा उष्मा प्रदान करते हैं। जिस कारण से क्या होते हैं, वह ज्यादा उष्मा मतलब मिलती है
और जिसके परिणाम स्वरूप भाप से त्वचा पर ज्यादा जलन होता है। अब जब वह भाप जो हम लोग छूते हैं तो उससे क्या होता है, त्वचा पर बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा मतलब जलन होता है। जैसे कि जब मुख्य रूप से जब रोटी बनकर तैयारी हो जाता है, तो जब रोटी बनता है तो रोटी को जब हम लोग जिस समय उसको खाते हैं, क्या करते हैं, रोटी को जिस समय हम लोग खाते हैं तो खाते समय जब पूरा यानी कि जब जीवित तावा से निकलता है रोटी, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मुख्य रूप से जब हम रोटी को यानी कि जो उसका उबला हुआ रहता है जिसको हम पुपरिया बोलते हैं, उसको जो ही फोड़ते हैं उंगली से छेदा करते थे, क्या करता है, फटाक से ना मतलब हाथ जल जाता है, जलन के महसूस होता है। इसलिए क्योंकि जल के कण जो होते हैं अर्थात जो भाप का कण जो होते हैं उसमें अधिक उष्मा पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं, जलन महसूस होते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं, जलन महसूस होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आखिरी और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, जो आज मुख्य रूप से पूरा हमारे आसपास के पदार्थ पूरे खत्म हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज एक छोटा सा ही मात्र एक क्वेश्चन बचा गया है, जैसे कि निम्नलिखित या निम्नांकित निम्नांकित चित्र के लिए निम्नांकित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करे। क्या करता है, इसका नामांकित करने के लिए बोलता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए बी सी डी और ई तथा एफ। तो सबसे पहले ए में क्या चीज को डालते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ ए हो गया तो ए में हम लोग डाल देते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट में हम लोग इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे इसको हम ठोस मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, ठोस। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। उसके बाद यह द्रव हो जाएगा, द्रव को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक ना। तो यानी कि द्रव को क्या मान लिए, बी, इसको हम लोग ए मान लिए, इसको हम लोग बी मान लिए, और जो यहां से जो आया इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको गैस है, इसको हम लोग क्या मान लिए, मुख्य रूप से सी मान लिए। क्या मान लिए, सी मान लिए। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत, समझने में थोड़ा भी परेशानी। चलिए अब जैसे यहाँ पे ठोस जो है, ठोस कहाँ पे आता है, वह एफ पर मिलता है। ठोस जो आता है वह कहाँ पे मिलता है, अर्थात एफ पर मिलता है। ठीक है, एफ पर मिल गया। ठीक ना। और यहाँ पे जैसे गैस जो है यह कहाँ पे आके मिलता है, तो मुख्य रूप से ये भी इसी एफ पे आके मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, यह इसी एफ पे आके मिलेगा, इसी एफ पे आके यह भी मिल गया। तो जब यह दोनों ठोस और द्रव जो एफ पे आके, अच्छा चलिए अभी यहाँ पे हम लोग ए बी और यहाँ पे क्या है, सी के बात किए हैं, ए बी सी। तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डी देखेंगे। तो डी देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी देखने के लिए जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, मुख्य रूप से एंगल ए है, तो ए के ऊपर से खींचेंगे। ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, बी है, तो यानी कि बी को हम लोग ऊपर से खींच लेंगे। ठीक है, तो जो ए और बी को ऊपर से जो खींचे तो यह क्या बन गया, इसको हम यहाँ पे जो खींचा यानी कि यह ए के भी काम आ गया, और यहाँ से जो खींचे इसको हम ई मानते हैं। क्या हो गया, ई भी हो गया, और क्या बोलते हैं, डी का भी कोण बन गया। ठीक ना। तो जैसे में यह जो बनता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वह उष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी, यानी कि यह इस तरह से एरो बनता है। ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं वह उष्मा में वृद्धि होते हैं। ठीक है, उष्मा में क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाते हैं, और दाब में कमी आ जाती है। जब उष्मा में वृद्धि अर्थात दाब में जब कमी आएगा तो इस प्रकार के क्या बनाते हैं, इस प्रकार के मतलब एंगल बनाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे उष्मा में वृद्धि हो गया, यहाँ से जो आया है, अब जब यानी कि ठोस से यानी कि एफ पे जो मिला तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे उष्मा में वृद्धि है तो यहाँ पे जो इसका जो कोण मिलेगा वह क्या हो जाएगा, वह जो हो जाएगा उष्मा में कमी, उष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि
वृद्धि, यानी कि यह कंटिन्यू क्या होता है, यह कंटिन्यू इसका विपरीत होता है। जब यहाँ पे वृद्धि होगा तो यहाँ पे घटेगा, और जब यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक ना। तो जैसे कि इसका लास्ट क्वेश्चन जो था, इसी को हम लोग एबीसीडी के आधार पर इसको रखते हैं। ठीक ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक ना। चलिए, यह चैप्टर आपको यहीं पे एंड होता है। यह चैप्टर क्या होता है, आपको यहीं पे एंड होता है। ठीक ना। तो सबसे पहले कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। अब जो हम इसका आगे का जो नेक्स्ट जो मुख्य रूप से सेशन जो लेके आएंगे, वह हम हमारे आसपास के पदार्थ एवं शुद्ध के बारे में, कि मुख्य रूप से कौन से पदार्थ शुद्ध है अर्थात कौन से पदार्थ शुद्ध नहीं है। ठीक ना। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और याद रखिएगा कि अब आप लोग का जो क्लास होगा मुख्य रूप से शाम को 5 बजे होगा। ठीक ना। तो चलिए, अब हम लोग यानी कि नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, कल मिलते हैं। कल साइंस का क्वेश्चन लेके आप लोग के बीच आ रहे हैं, और कल आप लोग के बीच धूम धड़ामा होने वाला है। ठीक ना। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। फिलहाल में तब तक के लिए धन्यवाद।